प्रधानमंत्री मोदी आज सामने आए। उन्होंने एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और साथ ही भारत सदियों से सोने की चिड़िया कहलाता था इसका हवाला दिया और साथ ही किस तरह से सरकार लगातार काम करती रही, किस तरह से मुश्किल घड़ी में भारत ने विकास यात्रा तय की है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम किया है, इसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे से उल्लेखित किया। और पीएम मोदी ने कहा कि पीपी किट जिसका निर्माण भारत में नहीं होता था कोरोना वायरस से पहले, अब उसका निर्माण भारत में बड़े पैमाने पर होता है। और N95 जो मास्क है उसकी भी बहुत कमी थी, भारत में ज़्यादा इसका निर्माण नहीं होता था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इसका निर्माण हो रहा है। मुश्किल वक्त में भारत ने एकजुटता दिखाई, मजबूती से मुश्किल वक्त का सामना किया और जो भारत में आर्थिक सुधार और पहले जो रिफॉर्म्स किए गए उसकी वजह से भारत ने मजबूती से इस वक्त का सामना किया है। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार लेकर आई है अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, और ये कुल जो जीडीपी है उसका 10% हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज लेकर आए हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि 2020 में ईयर 2020 में 20 लाख करोड़ का ये पैकेज भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। और साथ ही बताया कि इसमें लैंड, लेबर और लॉ, ये जो चार चीज़ें, लिक्विडिटी, चार चीज़ें हैं, इसका फोकस खास तौर से उन्होंने प्रधानमंत्री ने किया। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, न्यूज़ रूम से। विशाल जी, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे, बड़ा आर्थिक पैकेज, क्या उम्मीद थी कि इतना बड़ा पैकेज आएगा? पूरे दुनिया के सभी देश हैं वो अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा है वो खर्च करने की पूरा प्लानिंग है वो कर चुके हैं। भारत ने लगभग उसी दिशा में कदम उठाया है। 20 लाख करोड़ है वो, जो कि जीडीपी का 10% हिस्सा है। कई देश हैं उन्होंने ये प्लान किया है, अमेरिका समेत। तो इसमें अहम बात क्या है, इसमें ये समझना पड़ेगा कि आज की जो संबोधन के अंदर जो अहम बात ये थी कि पहले तो आर्थिक पैकेज की जो मांग सभी राज्यों से उठ रही थी उसका यहाँ पर एक निदान करने की कोशिश की गई है ऐलान के साथ में। इसकी डिटेलिंग क्या होगी ये अभी देखना बाकी है, लेकिन जिन पहलुओं को उन्होंने कहा है कि उद्योगों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए, किसान मजदूरों के लिए और साथ में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो थड़ी ठेले लगाते हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या कुछ उस पैकेज के अंदर होता है। और ये कहा है कि 17 मई तक लगातार हैं वित्त मंत्री की ओर से अलग अलग सेक्टर के हिसाब से पैकेज है उसका ऐलान होता रहेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है उन्होंने कही है, इसकी डिटेल उस रूप में नहीं खोली है। दूसरी बात जो कही है वो ये कहा है कि आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस उन्होंने कहा है, करने को कहा है। और ये कहा, एक तरह से स्पष्ट रूप से नारा भी दिया कि लोकल है उसको लेकर वोकल होने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ब्रांड्स और ब्रांडेड जो आइटम्स हैं उसको लेकर जो क्रेज़ है भारतीयों का उसको यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। और न केवल चीज़ें खरीदें बल्कि उसके प्रति गर्व भी महसूस करें। खादी को लेकर उन्होंने जो मुहिम शुरू की थी उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। और जो महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था की जो पिलर्स हैं, जो 5 पिलर्स हैं उनका जिक्र किया है। इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर है वो सिस्टम और चौथा डेमोग्राफी। इन तमाम चीज़ों का उपयोग करते हुए कैसे भारत को मजबूत बनाया जाए इसकी रूपरेखा यहाँ पर रखी गई है। जी पवन जी। विशाल जी, ये जो प्रधानमंत्री का ऐलान था 20 लाख करोड़ के पैकेज का, उन्होंने जो इसकी डिटेलिंग है वो वित्त मंत्री पर छोड़ दी और अगले कई दिनों के लिए छोड़ दी है। तो क्या सरकार की प्लानिंग है कि एक एक करके हर सेक्टर को डिटेल से बताए कि उनके लिए क्या लेकर आई है सरकार? जो एक गुस्सा पनपा था जो इस कोरोना वायरस को लेकर सरकारों के प्रति, चाहे वो राज्यों की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, प्रवासी श्रमिकों का और लोगों का, उसको कम करने की कवायद है कि एक लंबा वक्त लिया जाए? नहीं, जाहिर तौर पर जिस तरह से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ये पैकेज होगा, क्योंकि हर राज्य की, हर सेक्टर की अपनी अलग ज़रूरत है और उसको लेकर है वो सिलसिलेवार है, वो सरकार ने चीज़ें तय की हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है, जो संकेत दी दिए बिल्कुल स्पष्ट हैं कि 17 मई के बाद भी देश के अंदर लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इसका स्वरूप है कुछ अलग होगा, इसका रंग रूप है वो बिल्कुल अलग होगा। अब मुद्दा ये कि क्या राज्यों को ये जिम्मेदारी दी जाने वाली है 17 मई के बाद में, इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। लेकिन पूरा आर्थिक जो चेहरा है भारत का, आर्थिक नज़रिया है, मुझे लगता है कि
1990 में जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है वो शुरू हुआ था भारत में, और उसके बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी को जिस रूप में खोला गया, विदेशी ब्रांड्स और विदेशी प्रोडक्ट हैं वो लगातार भारत के अंदर आते रहे, जगह बनाते रहे, सरकारें वो धीरे धीरे अपने हाथ खींचते रही। अब ये क्या नए सिरे से पूरी रणनीति है वो तैयार करने की बात है। अब अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं व्यापार की, और इस बीच में भारत सरकार है, मोदी सरकार है, वो लोकल चीज़ों का, कुटीर उद्योग जो MSME हैं उनके ऊपर जोर दे रही है, और लोगों को कह रही है कि अपने को स्थानीय मार्केट और स्थानीय बाज़ार है उसकी महत्वता बढ़ गई है इस पूरी परिस्थिति में, अब उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अभी देखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में इन चीज़ों को देखा जाएगा, और भारत है वो अपनी ज़रूरतों को लेकर जो पूरी बात कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि व्यापार और कारोबार का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन है वो आना तय है, और इसी के मद्देनज़र भारत ने ये कहा है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और हमारे जो मझले उद्योग हैं उनको मजबूती देंगे, लोकल जो प्रोडक्शन है उसको प्राथमिकता यहाँ पर देने की बात साफ तौर पर कही है। ये बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव हम कह सकते हैं कोरोना के संकट के बाद में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद में जो तस्वीर का रुख बदला था 1990 के बाद में, हर आती जाती सरकार के वक्त में ये मुद्दा उठता रहा। आपको याद होगा कि एक दौर में स्वदेशी का नारा है वो बुलंद हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा हुआ करता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद में हर सरकार, चाहे कांग्रेस की आई, बीजेपी की आई, चाहे मिलीजुली सरकार रही, उन तमाम लोगों ने एंडोर्स किया कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, हम इकोनॉमी को खोलेंगे। आर्थिक संकट जब कांग्रेस की सरकार के वक्त में था, नरसिंह राव के वक्त में, तब आर्थिक उदारीकरण है वो इतना प्रबल हो गया, इतना तरीके से हो गया कि पूंजी निवेश है वो विदेशों का बहुत बढ़ गया। अब इस नए संदर्भ में जब कोरोना की परिस्थितियां बन गई हैं, पूरी दुनिया है वो उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस है, उसके दरमियान क्या भारत है वो लोकलाइजेशन की बात करके पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको बदलने की बात भी कर रहा है क्या? संजय कौशिक जी, वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस रूप में कही गई है प्रधानमंत्री की ओर से। अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात कही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज जो कि GDP का 10% हिस्सा है, ग्रामीण भारत और तमाम मजदूर, किसान, सबके लिए बात यहाँ पर कही गई है। और जो बात महत्वपूर्ण है कि लोकल पर आप वोकल होइए, ये क्या पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है कारोबार की, उसके लिए बिल्कुल अलग मैसेज है कि भारत है उसने स्टैंड ले लिया है कि उसको क्या करना है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ये बात कर रहे थे कि आर्थिक पैकेज में ये इतना विलंब क्यों हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा था शायद कि काफ़ी बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही थी केंद्र सरकार की, और जब हम कहते थे कि सिर्फ अब तक 1.7 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है जो हमारे GDP का 1% भी नहीं है, तो वाकई ऐसा लगता था। जब हम तुलना उनकी यूरोपियन कंट्रीज से करते थे तो वहाँ कहा जाता था कि साहब वहाँ की जो GDP है उसका 12% तक आर्थिक पैकेज दिया गया है। तो जब ये इस तरह की बातें पैदा हो रही थी, उसी दौरान आज प्रधानमंत्री ने पूरी तरह खुलकर अपनी योजना को, अपनी रणनीति को स्पष्ट किया है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जो ये लोकल और वोकल वाली बात है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक राष्ट्र का जो प्रमुख है, एक प्रधानमंत्री, इस बात को नहीं कह सकता कि आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड कर दें, क्योंकि व्यापारिक रिश्ते अपनी जगह होते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छे ढंग से ये बात कही है कि लोकल जो है, स्थानीय चीज़ जो थी, आज जो बड़े बड़े ब्रांड बने हुए हैं वो कभी किसी ज़माने में लोकल ही थे। वहाँ के लोगों ने उनको ख़रीदा, उनका प्रचार किया और उनको ब्रांड बना दिया। तो हमें ये हमारा मूल मंत्र है आत्मनिर्भरता का। उन्होंने बताया कि हमारी आत्मनिर्भरता और उन्नति का मूल मंत्र और आधार यही रहेगा कि हम लोकल रहें और वोकल रहें, यानी कि लोकल चीज़ों को खरीदें और उनका प्रचार करें। ये बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, और मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। एक क्लियर कट संकेत है, संदेश है देश की जनता को कि आप लोकल चीज़ों को प्रेफर करें, और जो शायद मेरे ख्याल से मकसद यही रहा होगा कि चीनी प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाना है आने वाले समय। उसके पीछे मंशा क्या है ये भी समझना पड़ेगा कि क्या वाकई मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ, क्या दुनिया अभी तक ओपन मार्केट की बात होती रही कि दुनिया एक बाज़ार है, ग्लोबल इकोनॉमी है वो खोल दी गई। अब ये कोरोना संकट के बाद में भारत जैसा बड़ा देश जो कि बहुत बड़ा बाज़ार है, उपलब्ध कराता है दुनिया को, वहाँ के अगर प्रधानमंत्री अगर ये बात करते हैं तो क्या ये दोनों साथ में चलेंगे कि हमको इकोनॉमी भी खुली रखनी है लेकिन यहाँ के लोगों की जो हैबिट्स हैं या हमारे लोगों का जो खरीद का जो नज़रिया है उसको हम बिल्कुल हम परंपरागत तरीके से वापस लोकल लेवल पर हम लाना चाहते हैं, और बाज़ार भले अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ हैं वो आती रहें, उसके मुताबिक काम होता रहे, लेकिन लोगों की हैबिट्स हैं वो लोकल के ऊपर शिफ्ट कर दी जाए।
जी बिल्कुल क्लियर कट संदेश है कि जो पारंपरिक तरीका था उसी को अपनाया है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि ये एक संकेत है, संदेश है और अवसर है कि हम अपने आप को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मोड़ लें और इतना आगे बढ़ें कि ये आगे बढ़ने का भी मौका है। संकट जरूर है लेकिन आगे बढ़ने का एक मौका है, और उस आगे को कैसे हम बढ़ सकते हैं उसके लिए उन्होंने 5 स्तंभ भी बताए हैं कि हम अपनी जो आत्मनिर्भरता है उसके 5 स्तंभ उन्होंने बताए हैं कि एक तो इकोनॉमी जो है वो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें क्वांटम होना चाहिए, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी उन्होंने जो 5 स्तंभ बताए थे उसमें तीसरा बात बताई है वो बताई है टेक्नोलॉजी की, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के बेहतरीन टैलेंट मौजूद है और हम टेक्नोलॉजी से अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। और चौथा डेमोग्राफी और 5वां डिमांड। ये 5 उन्होंने आधार स्तंभ बताए हैं कि यही हमारे उन्नति के और आगे बढ़ने के तरीके होंगे और यही हमारे मंत्र होंगे। अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस रूप में उन्होंने तमाम बातें कही हैं, Y2K वायरस जब हुआ था, ये मुझे लगता है 2000 की शुरुआत की बात होगी, जो Y2K वायरस है वो सामने आया था, और टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कैसे उबारा और भारत है वो कैसे अपनी पहचान आईटी सेक्टर में उसने बना कर दी, उसका उन्होंने जिक्र किया। बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे, सप्लाई चेन को और भी ज़्यादा आधुनिक बनाएंगे, और इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि जो PPE किट हैं या जो M19 मास्क हैं उसका निर्माण भारत में न के बराबर होता था, लेकिन इसके बाद में परिस्थितियाँ किस रूप में बदल गई हैं, तो इसका जिक्र उन्होंने अवसर के रूप में किया है। लेकिन जो ये बातें कही हैं एक विश्वास तो जगाती हैं, विश्वास बढ़ाती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था है वो किसी और चीज़ से, उस किसी और मैकेनिज़्म से चलती है। क्या ये जो बातें हैं उम्मीदें तो जगा रही हैं इस कोरोना के संकट में, जब डिप्रेशन का सब तरफ माहौल है, लेकिन वाकई जो सिलसिलेवार जब परतें खुलेंगी पैकेज की, तब काफ़ी चीज़ें वो तय होगी कि देश की दशा और दिशा है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा, पूरा जो भारत है वो किस नज़रिए से देखा जाएगा आने वाले। स्वाभाविक है, अभी प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि हमने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है GDP का 10% है, लेकिन उन्होंने अभी इसके पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, पूरी अभी परतें नहीं खुली हैं, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वो आपको इस बारे में डिटेल जानकारी देने वाली हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे और किसको कितना पैकेज में कितना क्या मिलेगा। तो ये बात ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने मोरल बूस्टअप किया है देश की जनता का वो साफ है। आप देखिए उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया उसका, वो जो कच्छ में भूकंप आया था उसका उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जिक्र किया कि मैं जब वहाँ पहुँचा था तो मेरी नज़रों के सामने चारों तरफ मलबा ही मलबा था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कच्छ कभी उठ पाएगा, लेकिन देखिए कच्छ उठा ही नहीं, चला भी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस तरह से कहा है कि जब हम इतने बड़े मंजर को देख चुके हैं, जब वो उस समय वहाँ शायद चीफ मिनिस्टर थे जब ये कच्छ का भूकंप आया था, तो उन्होंने इसी बात को जिक्र किया कि मैंने वो माहौल और वो मंजर देखा था और उसके बाद किस तरह से कच्छ आगे बढ़ा है। ये बात हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है कि हम इस संकट से भी पार पाएंगे और आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उस नाम से पूरा ये पैकेज है, जिसमें उन्होंने रिजर्व बैंक की जो तरफ से जो मदद दी गई है, जो पहले उन्होंने ऐलान किया था 1 लाख करोड़ का संभवतः, तो ये उसके ऊपर और साथ में नए पैकेज का ऐलान, कुल मिलाकर जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है वो 20 लाख करोड़ का उन्होंने दिया है। GDP का 10% हिस्सा कई देश हैं वो खर्च कर चुके हैं, तो इसको लेकर उतनी उत्सुकता उस रूप में नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही था आज नहीं तो कल। मुद्दा तो ये है कि अब किस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जिस रूप में प्रधानमंत्री ने कहा है कि MSME के लिए जोर दिया जाएगा, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए तमाम पैकेजेस की बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट है वो कितना जल्दी आएगा, क्योंकि अभी तक ब्रांडेड शोरूम्स या ब्रांडेड चेन्स जिस रूप में चल रही हैं, MSME है वो सेक्टर है एक तरह से बिल्कुल नेपथ्य में है, वो जाता दिख रहा था। ऐसे में उसको वापस फ्रंट फुट पे लाना है तो इतना आसान नहीं होगा कि पैकेज का आप ऐलान कर दें और उसके चंद महीनों के बाद ही आप परिणाम है वो देखने लगें। ये अपने आप में बहुत लंबा रास्ता होगा। देखिए ऐसा है कि उन्होंने अपने अभी उद्बोधन में एकदम साफ कर दिया कि ये पैकेज जो है वो सभी के लिए है, मीडियम क्लास के लिए भी है, कुटीर गृह उद्योगों के लिए भी है, लघु मध्यम उद्योगों के लिए भी है, MSME के लिए भी है, श्रमिक के लिए भी है, किसान के लिए भी है, और
मिडिल क्लास जिसके जो सबसे ज़्यादा ईमानदारी से टैक्स पे करता है उसके लिए भी है, यानी कि उन्होंने सभी उद्योग जगत के लिए भी है, उन्होंने सभी का नाम लिया, हालांकि पूरी डिटेल्स नहीं दी। और एक खास बात और है कि उन्होंने शायद अपने वो जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उसमें 20-20 का जो संयोग, उनकी जो पुरानी आदत है करने की, इसीलिए शायद उन्होंने पिछला जो रिजर्व बैंक का दिया हुआ जो पैकेज था उसको जोड़ के इसको 20 लाख करोड़ किया है, जिससे कि 2020 में 20 लाख करोड़ का पैकेज है, 2020 पैकेज। विशाल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो 4L की बात की, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, यानी कि किसान, श्रमिक, व्यापार और उद्योग, इसके क्या मायने हैं इस पैकेज में? कि इस पैकेज के मायने ये कि ज़मीन की उपलब्धता, हमारे यहाँ जो श्रम शक्ति है, ये जो दौर है इस कोरोना के संकट का, पवन इस बात को समझना पड़ेगा कि पूरे देश की श्रम शक्ति का एक तरह से विभाजन है वो नए सिरे से हुआ है। तमाम लोग जो दक्षिण में थे, उत्तर भारत में काम कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, और आज से नहीं बरसों से, और उनके पीछे पीछे परिवार के, गांव के लोग हैं, वो भी धीरे धीरे वहाँ पर बसना शुरू हो गए थे, वो वापस लौटे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लौटे हैं कि अब अलग अलग सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश सरकार है वो प्लान कर रही है 90 लाख लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध करवाने की वो तैयारी कर रही है, और उसके लिए जो MSME सेक्टर है उसके ऊपर फोकस किया गया। राजस्थान सरकार के अंदर भी लगभग 15 लाख लोगों ने आने का और जाने का आवेदन किया, जिसमें बड़ी तादाद लगभग 80% वो लोग हैं जो वापस राजस्थान आना चाहते हैं। अब राजस्थान ये तमाम जो लोग आ रहे हैं उसमें सभी तरह के लोग हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं वहाँ पर रोज़गार उनका ख़त्म हो गया इसलिए वो आना चाह रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो वहाँ पर ठेले थड़ी या चाय की थड़ियाँ वगैरह उस पर काम कर रहे थे या उनके खुद के मालिक थे, वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। क्योंकि अब इस कोरोना के काल के बाद में हमको समझना पड़ेगा कि लोगों की लाइफ और फूड हैबिट्स हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगी, कम से कम आने वाले 6-7 महीनों के लिए। जब तक ये कोरोना का डर ख़त्म नहीं होता तब तक लोग हैं उस रूप में अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं कर पाएंगे जैसे कि पहले होती रही है। चाट पकौड़ियों से लेकर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो गली कुचों में घुमा करते थे, उनको लेकर भी अब नए सिरे से लोगों का नज़रिया बदलेगा, और ऐसे में वो बड़ी तादाद है उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता दें नरेगा के तहत तो लाखों लोग हैं वो उनको रोज़गार मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ गारंटी कानून है। आप काम मांगेंगे आपको काम मिलेगा, 100 दिन का रोज़गार मिलेगा। इसको 200 दिन तक लाने की बात है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री का उम्मीद थी कि उसको लेकर कुछ ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी नहीं किया। तो संभवतः आने वाले दौर में जब पैकेज खुलेंगे तब ये बात है और सामने आएगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। पत्रिका लगातार इस बात को उठाता रहा है, इस दौर में वक्त की ज़रूरत है कि शहरों के अंदर रोज़गार गारंटी कानून है वो लेकर आएँ, और इस बात को आज प्रधानमंत्री ने भी उस रूप में अंडरलाइन किया है कि तमाम जो लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं शहरों के अंदर और सर्विस प्रोवाइडिंग करते हुए अपने रोज़गार से जुड़े हुए हैं, उनको भी पैकेज है वो मिलना है। तब क्या फिर ये पैकेज है वो रोज़गार गारंटी की शक्ल में होगा या अपना रोज़गार बदलने की कोई स्किल डेवलपमेंट की शक्ल में होगा, इस बात पे तो मंथन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सरकारों का ध्यान गया है। देखिए विशाल जी, मैं आपको बताऊं कि हम लगातार इस बात को डिस्कस में ले रहे थे कि जिस तरह से मनरेगा के थ्रू ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार गारंटी दी जा रही है, इस तरह शहरी क्षेत्रों में भी कुछ ऐसा कोई ना कोई स्कीम होनी चाहिए जिसमें कि लोगों को कुछ रोज़गार मिलने की कोई वो हो सके। और इसके बारे में मुझे याद है कि मुख्यमंत्री से भी पत्रिका की ओर से ये सवाल रखा गया था, और जिसको बाद में जब कल मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसमें भी मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से इस सवाल को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि कोई ना कोई शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। और ये पत्रिका के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरी चीज़ इस बात की भी ज़रूरी है कि अभी खैर हमको पूरे पैकेज की डिटेल्स नहीं मालूम है, जैसे जैसे आएंगे सामने पता लगेगा। इसमें एक तो ये ज़रूरी आना चाहिए सामने कि लोगों को सीधा कैश के रूप में क्या मिल रहा है। फैसिलिटीज़ हैं, स्कीम्स हैं, वो अपनी जगह हैं, और सीधा कैश, हार्ड कैश किसी के खाते में कितना, गरीब आदमी के खाते में कितना आ रहा है, ये भी एक स्पष्ट होगा। तब ये पता लग पाएगा कि उद्योगों को क्या रियायतें दी जाती हैं और गरीब आदमी को कितना नकद उसके खाते में डाला जाता है। ये जब स्पष्ट होगा तब हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह से विश्लेषण कर पाएंगे इस आर्थिक पैकेज का। फिलहाल जो अमाउंट है वो निश्चित रूप से एक समर्थन देने वाला है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला है। और आज नहीं तो कल इसका ऐलान बिल्कुल एक माना जा रहा था कि जिस रूप में इकोनॉमी का लॉकडाउन हुआ है
और ये चौथे चरण में या तीसरे चरण में कभी भी इस बात का ऐलान हो सकता है। लगातार मंथन चल रहा था, लेकिन जो राज्य मांग रहे थे वो उस रूप में क्या राज्यों को पैकेज है देने की बात थी, या सेक्टर राज्य ये चाह रहे थे कि आप राज्यों को अतिरिक्त है वो सहायता दे दें, राज्य अपने हिसाब से अपने राज्य के विद इन द स्टेट हैं वो अपनी इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने के लिए, वापस स्टेबल करने के लिए अपना प्रयास करें। और यहाँ पर है वो सेक्टर वाइज है, उस तरफ डायरेक्शन है बिल्कुल लग रहा है कि केंद्र सरकार का। तो कुल मिलाकर राज्यों को कितनी इसमें मदद मिलेगी, चाहे वो जीएसटी की मांग कर रहे थे कि जीएसटी मद में उनको पैसा मिले, एक मुश्त हमको सहायता राशि मिले, राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार आवाज़ उठाते रहे, लेकिन इस आज के भाषण में क्या कोई स्पष्ट आपको समझ में आया कि राज्य सरकारों को क्या सीधे या हम कहें मुख्यमंत्रियों को कुछ करने के लिए मिलेगा क्या इस पैकेज के जरिए? देखिए विशाल जी, इसका पॉलिटिकल एंगल यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से यदि कांग्रेस की सरकारें हैं तो बीजेपी की भी सरकारें हैं राज्यों में, वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि वहाँ कोई डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि इस समय इतना बड़ा संकट है कि इस समय कोई पक्षपात तो हो नहीं सकता। तो यदि सेक्टर वाइज भी यदि ये दे रहे हैं तो अल्टीमेटली लाभ तो राज्यों को भी मिलेगा ही, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि सीधा अमाउंट राज्यों को मिलता तो ये स्पष्ट हो सकता था कि भाई उसको वो किस तरह से अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको खर्च करते। आज यदि राजस्थान को सपोज कीजिए कि 65 कोई अमाउंट यदि मिल रहा है तो वो जो अमाउंट मिल रहा है 10,000 करोड़ का मिले चाहे 20,000 करोड़ का मिले तो उसकी प्रायोरिटी अलग होंगी, राज्य अपने प्रायोरिटी के हिसाब से उसको खर्च कर पाता। लेकिन अब ऐसी स्थिति में यदि सेक्टर वाइज मिला तो उसमें राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं होगा, जो अमाउंट आएगा वो कंसर्न सेक्टर को मिलेगा और सेक्टर उसका प्रयोग करेगा। और इधर राहुल गांधी हैं, उनकी तरफ से बयान आया है और वो बयान में जो जाहिर हो रहा है वो ज़्यादा खुश नहीं है, ज़्यादा उत्साहित नहीं है प्रधानमंत्री के संबोधन से। और एक लाइन जो हम पढ़ पा रहे हैं वो ये है कि उनका ये कहना है कि भारत माता है वो आज रो रही है। क्या उनका एंगल है, क्या उनका नज़रिया है, आपको चंद पलों के अंदर बताएंगे। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी 20 लाख करोड़ के पैकेज पर भी जो विपक्ष है उसकी मांग कुछ और थी। क्या वो इस पैकेज का और खुलासा चाहता था आज के भाषण में, क्या कुछ उनकी उम्मीदें थी, इसको भी समझेंगे। लगातार नेताओं के बयान हैं वो आ रहे हैं, पहले उन बयानों का रुख करते हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री और विपक्ष के नेता हैं वो भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे। तो पवन आपके पास